हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। वो आपके हिंदी का आपको एक लेसन है, पता होगा लेसन 6, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में है तो ये आपको क्लियर करना है। लेसन 6 है और इस पाठ के लेखक हैं भगत सिंह। आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सहित करेंगे, बिकॉज मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया तो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल कर सकते हो। सो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट के अंदर जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ओके, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर रहिएगा। बिल्कुल बीच में क्लास मिस नहीं करना है, हटना नहीं है, लास्ट तक जरूर देखना है, बिकॉज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, अगर आप बुक पढ़े भी हो ये चैप्टर तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो और अच्छा से क्लियर होगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करना आगे पढ़ लेना कभी। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक एक बातें क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आपको उस तरह से याद हो जाएगा जैसे आपको लगे कि रियल स्टोरी आपने इमेजिन किया, देखा, उस टाइप से लगेगा। घबराना नहीं है। ओके, और एक एक चीज़ें कंप्लीट होने वाली है और इसका नोट्स आप जरूर बनाते चलेंगे। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। ओके, चलते हैं फिर हम शुरू करते हैं। आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख रहे हो ना, एक लेख और एक पत्र, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक लेख और एक पत्र। यह चैप्टर है लेसन 6, जिसके लेखक है भगत सिंह। भगत सिंह को तो पूरी दुनिया जानती है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है भगत सिंह को। भगत सिंह जो थे ना, वो हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही कम उम्र में शहादत के लिए स्वीकार कर लिए थे। मतलब कि वो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। वो एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के बारे में तो बच्चा बच्चा सब जानता है, जिनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। बिल्कुल ये बातें नोट कर लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ओके, शहादत वर्ड का मतलब समझते हो, मृत्यु। लेकिन मृत्यु सबके लिए लगता है, लेकिन जो व्यक्ति शहीद होता है देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति, वो अगर शहीद हो जाता है तो उसकी मृत्यु के लिए हम शहादत यूज़ किया करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शहादत। तो चूंकि भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए, देशभक्ति के लिए वो क्या हुए थे? शहीद हो गए थे, इसलिए इनके मृत्यु को शहादत के नाम दिया गया। ठीक है ना, जितने भी वीर जवान शहीद होते हैं ना, तो उनकी मृत्यु को शहादत के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। देखो आप समझ सकते हो, सिंपल चीज़ है। 1907 को इनका जन्म हुआ और 1931 में ही ये क्या हो गए? शहीद हो गए। यानी कि इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। आप समझ सकते हो कितने युवा थे, लेकिन इन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी थी और आग लगा दिए थे युवाओं में। ठीक है ना, तो इनके बारे में पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जन्म स्थान, इनका जन्म जो स्थान है बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वो वर्तमान लायलपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है अभी इस समय। चूँकि बंटवारे के बाद वो वहाँ पे चला गया, बट कोई बात नहीं, चला का गया वहाँ पे ही था, बंटवारा में हिस्सा उसका वहाँ पड़ा। पैतृक गाँव की अगर बात करें ना, तो पैतृक गाँव इनका जो है खटकड़ कला पंजाब में है। कहाँ पे? खटकड़ कला पंजाब। याद रखो ये सारा चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, बस आपको प्रिपेयर रहना है ऑलरेडी। इनके माता का नाम था विद्यावती। मैंने एक एक चीज़ें क्लियर कर रखा है, यहाँ पे आपको लिख दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा ले सकते हो, बट लास्ट तक जरूर देखना। माता का नाम क्या है? विद्यावती। और पिताजी थे सरदार किशन सिंह। याद करना है, माता विद्यावती। पूछ सकता है भगत सिंह के माता जी का नाम क्या था, तो विद्यावती नाम था। ओके, और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। देखिए चाचा थे इनके अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। ध्यान रखेंगे, चाचा जो थे इनके, भगत सिंह के चाचा एक अजीत सिंह थे और एक का नाम था, छोटे चाचा थे सरदार स्वर्ण सिंह, और भाई का नाम था इनका कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। ओके, भगत सिंह का भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। तो ये पारिवारिक चर्चा उनकी हो गई। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की अगर बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में ही इन्होंने किया था। प्राइमरी शिक्षा समझते हो ना, प्राइमरी शिक्षा तक इनकी पढ़ाई जो हुई थी अपने गांव में ही हुई थी। और फिर लाहौर के डीएवी स्कूल आपको पता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की।
उसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। एफए आप लोग जानते हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एक डिग्री हुआ करती थी, आज भी है। एफए का मतलब हुआ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, याद रखेंगे। और उसके बाद बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। कौन? भगत सिंह। कुछ पॉइंट है जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिताजी मतलब सरदार किशन सिंह, पिताजी का नाम क्या था? मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, देखो आपको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, सरदार किशन सिंह, जो क्या थे? पिताजी थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि इनके जो पिताजी थे ना, देखो मैं सारी पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूँ, बस सुनना है, एकदम मज़े से देखना है अभी। पिता और इनके चाचा जो अजीत सिंह थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, या फिर भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो किसके होंगे? लाला लाजपत राय के। ओके, फिर बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि देखो ये सब नोट पॉइंट है, याद रखना है कि भगत सिंह जो थे वो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा। वैसे क्लास 10th में एक इतिहास में चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें सारी बातें बताई गई है, हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, कौन कौन से जंग हुए, मतलब सारे डिटेल्स हैं। आपको जालियांवाला बाग के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ था, है ना, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। उस समय से इनके चूँकि पंजाब में भी थे ये, तो इन समय से वो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। कौन? भगत सिंह ने। और 1922 में चौरी चौरा चौरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, चौरा चौरी कांड, 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। इनका मोह भंग हो गया, किससे? कांग्रेस से और महात्मा गांधी से। पूछा जा सकता है, तो कब? 1922 में। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए। किसके पास? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, और उनकी प्रताप सेवाएं पत्र थी, उन्हीं में उन्होंने सेवाएं देने लगी। कौन? भगत सिंह। 1923 में घर छोड़ करके कहाँ चले गए? कानपुर में। और फिर 1926 की अगर बात करते हैं, 1926 आप देखो यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा का गठन कौन किया था? क्या जवाब होगा? भगत सिंह। कब किया था? 1926 में। ओके, क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ तो, समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ, बताइए अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो रहा है ना? बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, यस सर, चलिए ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, एकदम सारा चीज़ क्लियर होगा, घबराना नहीं है। अब देखो 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। तो ये सारी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इन लेखक के बारे में परिचय हो गया। अब हम कुछ और बातें हैं जो इनके बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी है कि 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। देखिए 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त थे और राजगुरु थे, इन लोग के साथ मिल करके केंद्रीय असेंबली थी और वहाँ पे इन्होंने बम फेंका था और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बट अक्टूबर 1926 में सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अक्टूबर 1926 में वो एक घटना हुई थी, उसके कारण 1927 में गिरफ्तारी हुई थी। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है कि अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में पहली गिरफ्तारी हुई थी। किन की पहली गिरफ्तारी हुई थी? भगत सिंह की। पूछा जा सकता है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस कारण से हुई थी? तो दशहरा मेले में, अक्टूबर महीना था, आपको पता अक्टूबर के महीने में ही दशहरा मेला होता है, और अक्टूबर, हाँ वही होता है। 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट हुआ था और उसी विस्फोट के कारण इनको मतलब क्या गिरफ्तार किया गया था। कब? मई 1927 में पहली गिरफ्तारी उनकी हुई थी। इन्होंने बड़ी रचना की है, प्रमुख कृति आपको दिखाई दे रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या इनकी लेखनी है, विश्व प्रेम भी इन्हीं की लिखनी है, युवक इन्हीं की लेखनी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ इन्हीं की लेखनी है, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, तो ये मुख्य लेखनी है। ये पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग होता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किन की लेखनी है? तो आपको 4 लेखक का नाम रहेगा, उसमें आपको
पॉइंट करना होगा कौन सा सही ऑप्शन है। सो आप बच्चा पार्टी एक बार इसे बढ़िया से क्लियर कर लेना। और ओके, चलिए हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। देखिए, कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी टीचर प्रोफेसर जो भी होते हैं स्कूल वगैरह के, सारे कोई बोलते हैं कि पढ़ाई से मतलब रखो, पॉलिटिक्स से मतलब मत रखो। लेकिन भगत सिंह इसके विरोधी थे। आप सुनते जाओ बातों को। भगत सिंह इसके विरोधी थे। भगत सिंह कहते थे कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पॉलिटिक्स से दूर नहीं भागना है। आप पढ़ाई भी करो और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहो, राजनीति के बारे में भी जानो, क्योंकि कल्चर के देश का जो फ्यूचर है ना, भविष्य है ना, वो नौजवान युवाओं के हाथ में ही होगा और होता भी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी ने कहा था ना कि देश का जो भविष्य है यो युवा के हाथ में है। उसी प्रकार भगत सिंह भी कहते थे कि बिल्कुल राजनीति से दूर नहीं हटना है, भागने को नहीं, राजनीति से बिल्कुल नहीं भागने को। बिकॉज राजनीति में आपको भाग लेना होगा, किस लिए लेना होगा, आपको देश को बचाने के लिए। क्योंकि देश की राजनीतिक गतिविधियों को अगर आप नहीं समझते हैं तो कल चल के देश का बागडोर आपके हाथ में होगा और आप स्थितियों को समझ नहीं पाएंगे। ये लोग तो मना करते ही हैं, ये लोग तो मना करेंगे ही, है ना। तो भगत सिंह इस चीज़ के विरोधी थे। वो कहते थे कि देश के लिए भाई जान देने की भी नौबत आ सकती है, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी बनना पड़ सकता है। और बताओ, तन मन धन से देश को, अपने आप को देश के प्रति अर्पित करना होगा, समर्पित करना होगा। तो वो चीज़ें कौन कर सकता है। वो कहते थे कि जो परिवार में बंध चुका है ना, वो ये काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो ये काम कौन कर सकता है, तो ये काम केवल वही कर सकता है जो युवा हो, नौजवान हो, इन परिवार के जंजीर से बिल्कुल दूर हो, है ना। तो विद्यार्थी हैं, इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। जैसा कि आपने को मैंने समझाया उसके हिसाब से चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि भगत सिंह का जो समय था वो आज़ादी का समय था। बिल्कुल ही था। वो क्या था, आज़ादी का समय था। पता है आपको, उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी। अपने शब्दों में उत्तर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। उन्होंने क्या कहा कि कल के समय में देश की बागडोर जो होगी ना, नौजवानों के हाथ में होगी। सही बात है। और अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। कौन बोलता है, भगत सिंह बताते हैं कि भाई अगर तुमको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे देश की स्थिति को संभाल पाओगे। इसलिए आपको वो चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरत है। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे। बिल्कुल ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि भाई देश को आज़ादी दिलाने के लिए या फिर कभी भी ऐसी हालात आती है कि हमारे देश के लिए हमें जान देने की भी नौबत आए तो बिल्कुल हम रहेंगे उसके साथ, है ना। आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, है ना जी। एक बार सब बोलो तो कमेंट में, आई लव माई कंट्री बोलो सब, देशभक्तों बोलो, कमेंट करो आई लव माई कंट्री। कहना क्या, ये हमारे रग रग में है, खून में बसा हुआ है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी माँ भारती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, है ना जी। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, भगत सिंह का क्या कहना था आप समझो। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को, हाँ जी, ऐसे ही जुनून बनाए रखो, बहुत ही सुंदर। इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, समझ रहे हो ना, कितने बड़े सच्चे देशभक्त थे ना, कि तन मन धन देश को अर्पित करना हो तो करेंगे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। ऐसे युवा को जरूरत है हमारे देश की। जबकि यह काम होगा, यहाँ पे बच्चा, यहाँ काम होगा, यह काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता। परिवार में रहकर तो करने वाले करते हैं बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे परिवार की क्या होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। चूँकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं। विद्यार्थी लोग जो होते हैं ना, जो जैसे हम लोग हैं, आप हो, है ना,
शादी विवाह अभी नहीं हुई है, परिवार का कोई टेंशन नहीं है, वैसे फैमिली में है बट अपना कोई फैमिली है नहीं। फैमिली तो है, मेंबरशिप है हम लोग का, माता पिता भैया बहन जो भी हैं सब है, लेकिन एक खुद की जो होता है ना कि शादी होने के बाद की जो आपकी फैमिली क्रिएट हुई है वो चीज़ तो नहीं है, उससे हम दूर हैं, तो ये हमारे ऊपर जंजाल नहीं है। तो हमें देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए, परम कर्तव्य है, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। अच्छे से क्लियर हुआ ना? बहुत ही सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, बहुत ही बढ़िया से क्लियर होगा, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। अपने शब्दों में उत्तर दिए हैं ना, आपको एकदम बिल्कुल इसका एक एक स्क्रीनशॉट करते चलो और उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। देखो, भगत सिंह विद्यार्थियों से बहुत उम्मीद रखते हैं, वो विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा होप करते हैं, आशा करते हैं। तो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या आशाएं रखते हैं? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं, क्या क्या स्क्रीन पे आप देख रहे हो। उन्होंने पहला पॉइंट क्या हुआ कि देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करें। बिल्कुल करेंगे, हम तो करेंगे, आप भी करोगे, आई होप आप भी करोगे ना। देश को आज़ाद करने में, तभी तो हमारा देश आज़ाद है, पर हर विकट परिस्थिति में हम देश के साथ हैं। हम वो हर चीज़ करेंगे जिससे हमारा देश हित हो, देश में तरक्की हो, देश हमारा पूरे दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर सके, है ना। तो देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करें, ऐसा उम्मीद करते हैं भगत सिंह विद्यार्थियों से। दूसरी बातें हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, क्लियर। दूसरी बातें है बच्चा कि विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करे, वो इनका परम कर्तव्य है, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर सच्ची देशभक्ति है, वो हमारी देश की अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको रखना चाहिए, वो उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि इस देश की मिट्टी ने हमें जन्म दिया है। और तो और तेरी मिट्टी में गाना है ना जी, क्या बताया अक्षय पाजी का बड़ी एकदम ट्रेंडिंग था, मन तो कर रहा है गा दूं, चलो पढ़ रहे हैं ना वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें। भगत सिंह कह रहे हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई के साथ साथ किताबी ज्ञान तो लेना ही है, बट राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े ना। इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर, जो कि हर परिस्थिति में वो क्या होते हैं, हमारे पूरे देश की जनता को, पूरे देश के शान को बचाने के लिए अपने आप को सर्वस्व, हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। तो भगत सिंह का मानना है, कहते हैं कि राजनीति का ज्ञान विद्यार्थी को बिल्कुल होना चाहिए। तो आप लोग राजनीति में भी थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह पे बिल्कुल फोकस करो, कौन क्या है, किसके चेहरे क्या बोल रहे हैं, किसके अंदर क्या बैठा हुआ है, देश के प्रति जानना चाहिए, और जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े। वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें। विद्यार्थी को किसी भी देश हित में जो भी क्रांति होने वाली है उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा, बिल्कुल तैयार रहना होगा। तो ये सारे आशा करते हैं हमारे भगत सिंह जी। ओके, क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े ना। चलो भाई, अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बताओ लाइव चैट में अभी कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लास अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ तो, क्लियर हो रहा है ना? फटाफट से बताओ बच्चा लोग, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चले हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया, चलो क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। देखो, ऐसा है कि एक पत्र उन्होंने लिखा था सुखदेव के नाम, और उस पत्र में इन्होंने जिक्र किया कि केवल कष्ट सहकर भी हम देश को अपना सेवा कर सकते हैं, हमें देश की सेवा करनी ही चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। हमें देश की सेवा करने से पीछे किसी भी हालत में नहीं हटना चाहिए। कष्ट सहेंगे तो सहेंगे, देश के लिए सहेंगे कष्ट। अरे भाई, कष्ट सह के ही तो पूरी दुनिया हासिल कर सकती है किसी भी कामयाबी को। आपको पता है ना कि जो कष्ट करता है ना वो आगे बहुत सुख मतलब भोगता है, सुखी हो जाता है। इसलिए आपको भी कष्ट करना चाहिए, वैसा कष्ट जो हर परिस्थिति में झेलना चाहिए, जो झेलने लायक हो उसे हम जरूर झेलेंगे, कोशिश तो करेंगे ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह
चलते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने कि भगत सिंह के अनुसार ये सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। क्लियर। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज जो थे ना वो पूरी तरह से हमारे देश को औपनिवेशिक कर बैठे थे और यहाँ पे शासन कर रहे थे, बेकार तरह का शासन वो कर रहे थे। शोषण हो रहा था हमारे भारतवासियों का अंग्रेज़ों के प्रति। अंग्रेज़ जो क्या करते थे ना, पूरी तानाशाही शासन व्यवस्था यहाँ पे कर दिए थे, हमारा देश गुलाम था। और भगत सिंह को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देता था, अंदर से एकदम बिल्कुल ही बेचैन। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में है कि उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। बताओ, भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक लेख लिखे थे, वही जो आप पढ़ रहे हो, एक लेख और एक पत्र। संगठन बनाए, मैंने आपको लेखक परिचय में बताया ना संगठन, तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए थे। आपको ये सारी बातें पता होगी। ऐसे देशभक्त को आज फिर से हम सलामी देते हैं भाई, बिल्कुल सलामी देते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। किस लिए? अपने परिवार के लिए। क्या कि अपनी व्यक्तिगत कुछ सुखी था? कुछ नहीं, पूरे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए। सोचो कितनी बड़ी देशभक्ति है जो युवाओं को प्रेरित करती है। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया। अब बताओ, ये कुर्बानी जब होगा कि अरे इतने कम उम्र का एक भगत सिंह हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए जब फांसी पर लटक गया, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? एक बहुत बड़ी उमंग आई, प्रेरणा मिली भारतीय मानस को। मानस मतलब जनमानस, समझते हो ना, जनता। और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ, तब जाकर के देश हमारा आज़ाद हुआ है। और वैसे आज़ादी के लिए तो बहुत सारे पापड़ बेले गए हैं, बहुत सारे वीर लोग शहीद हुए हैं। हमारी भारत माँ ने अपने कई सपूतों को खो दिया है, लेकिन बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस भारत माँ की कोख से ऐसे सपूत जन्म लिए थे जो इसे गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई स्थिति से दूर किया, इनको आज़ाद किया। है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलो बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 की तरफ। एक बार फिर से जब मन करे ना तो बार बार से पढ़ लेना, सुन लेना, वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। सही बात है, भगत सिंह के अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर हमारे सामने कष्ट आ जाए, हम व्यक्तिगत सुख के लिए या फिर कष्ट के लिए हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कायरता है। भगत सिंह कहते हैं कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती। हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और इस आज़ादी की लड़ाई में अगर मुझे कोई सज़ा मिलती है ना, मृत्यु होती है ना, तो इस आज़ादी के संघर्ष के लिए, देश के संघर्ष के लिए जो हमें मृत्यु दंड के रूप में मृत्यु मिलेगी ना, वो मृत्यु पूरी दुनिया में उजागर हो जाएगी। और उस मृत्यु को हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, ताकि इसी मृत्यु से एक परचम होगा कि भगत सिंह ने या फिर कोई भी क्रांतिकारी जो देशभक्त है, वो देश को आज़ाद करने के लिए भाई वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, स्वीकार किया था। बताओ, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मृत्यु बहुत ही सुंदर है, और इस मृत्यु से सुंदर कोई और मृत्यु नहीं हो सकता जो देश हित में हो, आज़ादी के संघर्ष में हो, उसी समय पर हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे, प्रेरणा हो उनमें, अंदर एक जोश हो, उमंग हो सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। बिल्कुल करेगी, है ना? हमारे देश हित के लिए हमेशा जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुख के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। पर्सनली कोई कष्ट है, फिर दुख है, तो उसके लिए सुसाइड नहीं करना चाहिए, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वे अपने साथी कौन थे? साथी सुखदेव के नाम एक पत्र लिखे थे, और उस पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। विपत्ति आती है तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। विपत्ति में हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। विपत्ति में हमें उस विपत्ति का जमकर
सामना करना चाहिए, है ना। उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता है। हम कष्ट से दूर भागेंगे कि नहीं चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, हमें कष्ट नहीं आएगा, ना रहेंगे ना फिर सहेंगे, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बंसुरी। अरे भाई ये तो कायरता है, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती। इसलिए कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और लेखक जो है भगत सिंह कहते हैं कि हमें वैसी मृत्यु चाहिए जो हम देश की आज़ादी के लिए भाई प्राप्त कर जाए। हमें वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी कायरता काम कौन कर सकता है, नीचे गिरा हुआ हरकत कौन करेगा, है ना। तो क्लियर हुआ ना ये चीज़ें। क्वेश्चन था कि भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है आपको क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर और कोई मृत्यु ही नहीं हो सकती, है ना। चलो बच्चा लो, तो हम 4 क्वेश्चन अभी क्लियर करने हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट चलने से पहले एक बात, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। सब पढ़े सब बढ़े, है ना। लॉकडाउन में ही नहीं, हमेशा हम आपके साथ हैं, हमेशा। ऐसा कई बच्चे सोचते हैं सर अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप नहीं पढ़ाओगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे जी, हम आपके साथ हैं हमेशा। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम फोकस करते हैं कि भगत सिंह रूसी साहित्य को, यानी रूस की जो साहित्य है लिखे जाते हैं हिंदी साहित्य, उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। भगत सिंह रूस के साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं पता है क्यों? क्योंकि रूस के साहित्य में वहाँ देश की आज़ादी के प्रति जितने भी कष्ट होते हैं ना, कष्ट झेलना है, दुख, ये सारा चीज़ का उसमें वर्णन किया गया है। वास्तविकता है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। हमें कष्टमय दृश्य भी अगर आते हैं ना सहने के लिए तो हम सहेंगे, वो चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है और वो पढ़ने से लोगों को एक अंदर प्रेरणा मिलती है। उसके अंदर उमंग होता है कि भाई वो आदमी इतना कष्ट सह करके इस सफलता को हासिल किया, यानी कि हम भी कर सकते हैं। थोड़ा कष्ट होगा तो हम कष्ट सहेंगे, तो एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए वो रूसी साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में, किनकी कहानियों में, रूसी साहित्य में, उनकी कहानियों में कष्टमय दृश्य पढ़ने वालों के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। पढ़ने वाले जो पढ़ रहे होते हैं ना रूसी साहित्य को, तो उस कहानी में जो कष्टमय दृश्य होता है ना, उसको पढ़ करके उनके अंदर एक जोश आता है, उमंग आता है, आत्मबल मिलता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। भगत सिंह ये मानते हैं कि इसी तरह भारत में भी क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा करना जरूरी है। कष्ट आए तो आए, हम कष्ट सहेंगे, झेलेंगे, हर सांस उससे लड़ेंगे, है ना। और रही बात कि वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, तो समझते हैं इस बात को। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे। दुख और कष्ट को हमेशा सहने के लिए क्या रहे, तत्पर रहे। क्योंकि क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है, और क्रांति शुरू हुआ तो मुश्किल ही शुरू हुआ, और उस मुश्किल की घड़ी में अगर हम पीछे हटे तो फिर हमारी हार होगी, हम कायर कहलाएंगे। जंग के मैदान में हमें पीठ दिखा करके नहीं भागना है। कष्ट आएंगे, कष्ट हम सहेंगे। किसके लिए सह रहे हैं? हम अपने देश के लिए सह रहे हैं। हमारा देश एक परिवार है। भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है भारत इज़ माई होम, जो कि आप क्लास 12 के इंग्लिश में ही पढ़ोगे प्रोज सेक्शन में। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुआ ना। ओहो, एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है बच्चा लोग। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, 6 छूट गया बाई मिस्टेक। ओके सॉरी, नेक्स्ट में उसे जरूर डालेंगे हम। ओके, चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो क नंबर क्या है? एक लाइन दिया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका अभिप्राय बताना है, आशय बताना है। क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इस कथन का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो पहले तो मैं आपको बताया हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ उसमें क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है और किस पाठ से लिया गया है, इसका चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
उत्तर की श्रृंगार बढ़ जाती है, सजावट शोभा हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। क्लियर हुआ? भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित करती है। बताओ, आप रास्ते में जा रहे हो, है ना? तब तक सोचो कि आपको एक जंतु या फिर जीव जानवर जो भी होते हैं आपको क्या करते हैं, दौड़ा देते हैं। तो आप क्या करते हो? चुपचाप के खड़े हो जाते हो या फिर उनसे भागना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो। उस समय कुछ न कुछ उपाय लगाते हो या नहीं? यानी जब भी आपके सामने कोई कष्ट आता है तो उससे आप सोचते हो ना कि मैं इससे कैसे दूर हो जाऊं, कैसे इस कष्ट से हमें निवारण हो। जैसे आपके पेट दर्द कर रहे हैं तो पेट दर्द के लिए पेट दर्द करते छोड़ देना है, या फिर हम सोचेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे कि हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द है, उसके लिए कुछ दवा दो। तो कष्ट जब आता है तो कष्ट इंसान को कष्ट से दूर होने के लिए प्रेरणा देता है, सामना करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। सही बात है, मनुष्य क्या करता है? उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता है तो वह अपने साथ साथ दूसरे को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। अगर उसके अंदर कोई छल कपट स्वार्थ नहीं है तो वो दूसरे को भी बताएगा कि देखो बाबू या देखो भाई, जो भी है, अगर इस तरह के कंडीशन आते हैं तो उस कंडीशन में हमें कैसे क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन हो तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, अगर वैसा कंडीशन हो तो हमें वो करना चाहिए। वो दूसरे को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। और विपत्तियाँ उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। उससे पूर्णता, व्यक्ति में जन्म लेने का हमें एक अच्छा वो चीज़ कर्म प्रधानता मिल जाती है। और उसके बाद हम जैसे ही अपने विपत्ति से आगे की ओर निकल जाते हैं, यानी विपत्ति से हम सामना करके आगे निकल जाते हैं, तो ये हमारी एक जीत होती है, सफलता होती है, पूर्णता होती है। तो यही इस पंक्ति का आशय है। क्योंकि हमको लगता है कि आज का हम लोग का क्लास जो है तो ठीक है बच्चा लोग, आगे का आज इसके आगे का उत्तर इस पाठ के पार्ट 2 में मिलेगा। अगला पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, घबराना नहीं है। आज का क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और नोट्स ज़रूर कर लेना। कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। और एक बात और बता देते हैं, कल सुबह से 9 बजे से केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो रहा है। हिंदी मीडियम्स के जो भी हैं नोट्स सहित आपके क्लास कल से 9 बजे से कंडक्ट होंगे। सो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ज़रूर 9 बजे से क्लास डेली चलेगा मॉर्निंग में। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, और अगर इन केस अगर टेक्निकली कुछ गड़बड़ियाँ हो गई तो उसमें हम सब कर क्या सकते हैं, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस। और ओके, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा क्लास।